देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पूंडरी विधानसभा में और आपको बता देना चाहेंगे कि नरेश कुमार फरल ने आज पूंडरी विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डोर टू डोर फतेहपुर में किया है। और हमसे जानना चाहेंगे कि जो ये इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी है, शुरू में इनसे चर्चा करेंगे कि राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या है। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार जी डांडा साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपका आभार जो आप इतनी दूर से यहाँ पर आए। सर, हम जानना चाहेंगे कि पता चला है कि आप ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष रहकर यहाँ पर दोबारा पहुँचे हैं और आपका उद्देश्य राजनीति में आने का कैसे रहा? क्या आपने सोचा कि हमने राजनीति करनी है? जी, आपने बहुत ठीक सुना है कि मैं 16 साल से ऑस्ट्रेलिया में था। 2007 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहाँ पे वेल सेटल्ड जिसको बोलते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, मैं वेल सेटल हूँ। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, सारा कुछ सब कुछ सुचारू रूप से सामान्य रूप से चल रहा था जी। तो अचानक ही मेरे मन में एक मतलब अंदर से कोई प्रेरणा उठी कि मेरे को अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अब समाज के बारे में कुछ करने की सोच फिर मेरे को अध्यात्म की तरफ लेके गई। फिर उसी सोच के साथ में 2018 में फरल गांव में ज़मीन लेके मैंने अपनी एक गौशाला का निर्माण किया। का राजनीति में मन कैसे बना? जी, मैं जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में सीधा ऑस्ट्रेलिया चला गया था, तो यहाँ के सोशल समाज से मेरी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई जी। मेरी कनेक्टिविटी अपनी पढ़ाई के बाद जब मैं बाहर गया, जब समाज दूसरे समाज में, बाहर के समाज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक माइग्रेटेड कंट्री है, उसका कोई अपना इतिहास नहीं है। उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग आके बसे हैं वो वहाँ के इनहेबिटेंट नहीं है, वहाँ के मूल निवासी नहीं है। वो सभी के सभी कोई चाइना से, कोई जर्मनी, जापान, एक तरह से आप उसको कह सकते हो एक छोटा संसार है। तो जब मैं उस संसार के बीच में मिला तो मेरे को देश दुनिया के बारे में नॉलेज शुरू हुआ, जानकारी प्राप्त हुई। और मतलब वहाँ एक बहुत बड़ा समुदाय मेरे साथ में जुड़ा और मैं उस समुदाय के साथ में जुड़ा। तो ऐसे करते करते बहुत आई थिंक 2014-15 7-8 साल निकल गए। और जैसे ही मैंने गौशाला के माध्यम से दोबारा अपने समाज में कनेक्टिविटी की, दोनों समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जहाँ जिस समाज में मैं बैठा हूँ उसके आधार पे ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। हमारी आने वाली जनरेशन को अगर इस दुनिया के परिप्रेक्ष्य में ढलना है तो उनको भी इन चीज़ों के बारे में अवगत होना अनिवार्य है। जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ जी, दुनिया के साथ में हम कैसे लाइन में लाके खड़े होंगे, अगर हमें वहाँ का ज्ञान नहीं है, तुलनात्मक अध्ययन करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हमारे बच्चे वहाँ जाके गुलाम ही बनेंगे। तो उस आधार पे मैंने निर्णय लिया कि जितनी मैंने अपनी योग्यता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना समाज और सोसाइटी के साथ में मैं जुड़ा हूँ, उसी आधार पे अपना एक्सपीरियंस अपने लोगों के बीच में शेयर करूँगा। आने वाली जनरेशन को जितना हो सके प्रयास करूँगा कि उनको एक ऐसा रास्ता मिले कि उनको वहाँ जाके अपने समाज को छोड़ के अलग व्यवस्था के बीच में अपना जीवन मतलब जीवन निर्वाह ना करना पड़े। जी। नरेश जी, पूंडरी विधानसभा से मतलब 6 प्लानों से यानी 30 वर्षों से लगातार आज़ाद उम्मीदवार बनता आ रहा है, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस बड़ा दावा ठोक रही है कि अब की बार यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार ना आके पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर होगा। क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ये तो मैं जब से अभी पिछले 1 साल से जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ तो मैंने जब पिछला विवरण देखा, वो तो हर बार की ही प्रक्रिया होती है। हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे वो सत्ता में नहीं है, चाहे सत्ता में है, चाहे उसका जनमत है कि नहीं है, सभी बोलते हैं कि अब की बार हमारा कैंडिडेट जीतेगा, अब की बार हम जनमत लेके आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पूंडरी की जो जनता है वो फैसला तो बहुत बढ़िया तरीके से करती है कि वो अपना कैंडिडेट चुन के भेजती है, लेकिन जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट करते हैं ना, उसमें सिलेक्शन भूल जाते हैं वो। नरेश जी, लेकिन लगातार 6 प्लानों से पूंडरी विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार को चुन तो लेती है, लेकिन जो विकास कार्य है, जो अपने हलके को उन्नति की तरफ ले जाने वाले कार्य हैं, उनमें कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो क्या कहना चाहिए? जी, उसमें दिक्कत वही है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैं पहले बात कर रहा था, पिछली कई बाइट्स में भी मैंने ये बात करी कि जो हमारी यहाँ की राजनीति है वो जातिगत समीकरणों के आधार पे है। फैसला तो सही है अपने साथ में जुड़े हुए मतलब कैंडिडेट का चयन करना,
लेकिन कैंडिडेट का जो आधार होता है चयन करने का, वहाँ गलती होती है। कैंडिडेट आज़ाद बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया क्यों है? क्योंकि वो समाज से डायरेक्ट संपर्क में, किसी पार्टी के संपर्क में नहीं है, किसी पार्टी के लिए उसको काम करने की जरूरत नहीं है, उसको लोगों के लिए काम करने की है। लेकिन उस कैंडिडेट को चुनने का जो आधार है वो गलत है। क्या गलत है उसके अंदर? कि वो जातिगत समीकरण के आधार पे या फिर पीड़ित की राजनीति के आधार पे। अब कोई कैंडिडेट किसी के सामने रो दिया, ठीक है भाई मैं तो इतने साल से उजड़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके 2-3 साल के अंदर, 2-3 महीने में जनमत तो इकट्ठा कर लिया, पहले 2 महीने रो लो और बाद में 5 साल जनता को रुलाओ। तो मेरा किसी व्यक्ति मात्र के मतलब उसके ऊपर कोई टारगेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो पीड़ित की राजनीति है, ये हमारे हल्के की नहीं है, पूरे हरियाणा की भी राजनीति ऐसी है, पीड़ित की राजनीति रही है और जातिगत समीकरण के आधार पर हम कर रहे हैं। जबकि कोई भी कैंडिडेट किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो एक बार इलेक्शन जीतने के बाद में वो सर्व जातीय बन जाता है जी। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी तरह के विकास कार्य के लिए कुछ भी मतलब प्रोग्राम लेके आता है, कोई ग्रांट लेके आता है, तो वो सिर्फ 20, 25, 30 हज़ार लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने उसको मत दिया, वो उनके नाम पे लेके आता है कि इसका नाम है पुंडरी हल्का, हर एक जातिगत व्यक्ति के नाम पे लेके आता है। लगभग आप 6 महीने से अपने हलके में घूम रहे हैं और अब डोर टू डोर भी कर रहे हैं, तो आपने पुंडरी हलके की मेन समस्या क्या नजर आई और क्या यहाँ पर विकास आपको नजर आया? देखिए सर, सामाजिक समस्या तो सबके सामने ही है। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी सामाजिक समस्या के आधार पे जो डेवलपमेंट है, जैसे नालियाँ बना देना, सड़कें पक्की ना होना, सड़कें बनने के बाद में उसमें से दोबारा सीवरेज की व्यवस्था करना, ठीक है, ऐसी जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, निकासी की, ये सारी की सारी ना एक सामाजिक समस्याएं हैं। वो सामाजिक समस्या के लिए एक संरचनात्मक ढांचे का निर्माण है। गाँव में सरपंच का निर्माण होता है, शहरों में म्यूनसिपल कमेटी का निर्माण होता है। अगर सारी इकाई एक अपने कर्तव्य का वहन करें तो ये समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एक जो एमएलए लेवल का या जो विधायक लेवल का जो उम्मीदवार होता है, उसका काम ये होता है कि इन सभी इकाइयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको फैसिलिटेट करना, उनको सेवाएं या जो भी चीज़ उनको चाहिए है, जो बजट है जैसा है, उनको मुहैया करवाना। लेकिन अब जो कैंडिडेट उम्मीदवार होता है उसकी योग्यता पे क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि वो इतना करने के काबिल क्यों नहीं हो जाता। अब एक कैंडिडेट, अभी मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ कि एक कैंडिडेट जैसे अपने यहाँ पे हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। एक विधायक को 1 साल में 2 करोड़ रुपए ग्रांट मिलता है विधायक राशि के लिए, कि वो उसका अपने हलके में बिना किसी ग्रांट अलग है, सिर्फ विधायक राशि 2 करोड़ रुपए की है। आज जनता को भी मैं ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मतलब 5 साल में 10 करोड़ विधायक के पास आता है। अगर 10 करोड़ का मतलब हो गया 1000 लाख रुपए, 1000 लाख। गांव कितने हैं? 54 भी नहीं, 53 है। पुंडरी को 2 इस अर्बन और शहरी रूरल एरिया में बांटा है, ठीक है। अगर सिर्फ ईमानदारी से इस पैसे को खर्चा किया तो जो ये सार्वजनिक समस्या है ना, वही खत्म हो जाएंगी। ग्रांट तो बोनस है, ये तो चमकाने के लिए चीज होती है। उसका भी अगर वो थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अगर अपने मंतव्य को सही ढंग पे लगाए तो ये बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे बच्चों को। तो नरेश जी, जो मौजूदा विधायक अपने रणधीर सिंह गोलन, उनका कहना है कि मैंने पुंडरी हलके में विकास की गंगा बही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरा इसके बारे में एक पैरेलल ही मत है कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, और रही बात उसकी कि उन्होंने विकास किया, वो तो जनता को सबको पता है किसने कितना विकास किया। जब जनता ने जिस भी कैंडिडेट को अपना बहुमत दिया, उसका जवाब लेने का अधिकार जनता को है। हम कोई ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते कि आज मैं 16 साल बाहर रहने के बाद में किसी पे क्वेश्चन उठाऊं, इसने विकास किया नहीं किया, उनके पास इसके जवाब होंगे। अब ये मीडिया का कर्तव्य है, ये जनता का कर्तव्य है, उनसे जवाब मांगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो जनता जवाब खुद दे देगी। ऐसा आप क्या करने वाले हैं जो अपने पुंडरी हलके के लिए, कि जो और विधायक यहाँ पर आए हैं या जो उम्मीदवार हैं वो ना कर पाए, और आपकी कोई सोच ऐसी है, कोई क्या आप मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सर जी, सबसे पहले किसी भी विकास के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा जी। आपकी सोच ही आपकी सोच है ना, वही आपके एक्शंस में दिखेगी। अगर आज मेरी सोच एक्टिव नहीं है तो मेरे कार्य भी एक्टिव नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मेरे को लोगों की एक विचारधारा, अब इसके लिए उदाहरण देता हूं कि आज हमारा युवा, कहते हैं युवा जाग रहा है,
अगर युवा जाग रहा है तो विदेश क्यों भाग रहा है? जी युवा जाग रहा है। हमारे लोगों को चाहे बोलो कि एक का 55, एक का 60, एक का 70 मिलता है, इस वजह से वो पैसे भौतिकतावाद की दौड़ में भाग रहे हैं। जी वही बंदे जो एक MA पास लड़का यहाँ पे काम करके 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एक 10वीं पास बच्चा बाहर निकल गया बाय हुक बाय क्रूक किसी भी तरह से, वो लाखों रुपए कमा रहा है। ये डिफरेंस जब तक दूर नहीं होगा, जब तक हमारी सोच एक्टिव नहीं हो जाएगी। उन लड़कों को उनके दिमाग से नौकरी नाम का जो चीज़ है ना, वो निकालनी पड़ेगी। उनका अब नौकरी कितने आदमियों को देंगे? हमें नौकरी देने के लिए मतलब नौकरी वालों की जरूरत नहीं है, नौकरी देने वाले लोगों का विकास करना पड़ेगा। जी मतलब जॉब टेकर नहीं, जॉब गिवर बनना पड़ेगा। वो जो जॉब गिवर करने वाला होगा, उनका मानसिक विकास होगा। यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल का IQ अगर सेट हो जाएगा तो देखो हमारे देश में कमी कोई नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े देश ग्लोबल हब मान के यहाँ पे ही मतलब आ रहे हैं। मैं तो इंटरनेशनल बिजनेस कर चुका हूँ, मेरे को पता है सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा ग्लोबल हब इंडिया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी देशों की कंपनियां इंडिया में अपनी जड़ जमाना चाहती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे इतना बड़ा जन आधार है। वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री लेवल का IQ अपने बच्चों में सेट कर दें, नौकरी के पीछे ना भाग के एक बिजनेस के पीछे की स्ट्रेटेजी दिमाग में ले आएं। और बिजनेस पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं सर जी। कभी डिटेल में मैं बच्चों को उसके मॉडिफिकेशन के लिए ना बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। आगे ऐसे ऐसे इतने डेवलपिंग एरिया है जिनसे उनका मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास से उनकी सोच बदलेगी। सोच बदलने से विकास के रास्ते खुलते जाएंगे। तो नरेश जी, जो आज आपने डोर टू डोर शुरू की है, तो ये किस जगह से की थी और कहाँ पर आज उनका समापन किया गया? सर जी, ये हमारा डोर टू डोर चरण में दूसरा चरण था। जी हमने पहले सब्जी मंडी, जो पुंडरी सब्जी मंडी, पूरी सब्जी मंडी को कवर करते हुए हाबड़ी रोड को कवर किया था। जी आज हमने सब्जी मंडी के दूसरी साइड से अल्लूवालिया चौक की तरफ से फतेहपुर की जितनी भी मार्केट है वो कवर करते हुए वापस दोबारा मंडी तक हमने फिनिश किया। अभी इन्हीं चरणों में तीसरा चरण के तहत 1-2 दिन में फिर प्रोग्राम बनाएंगे। सारी की सारा जो करनाल रोड है उसको कवर करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम इस हल्के के प्रयास करेंगे हर लोगों तक पहुंचा जाए। अपना परिचय हर एक लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से दूं, अपने विजिटिंग कार्ड दूं, अपना निवास स्थान और अपना जो नंबर है वो दूं, ताकि लोगों के साथ में जुड़ के वो ऐसा ना समझे कि मैं उनसे दूर हूँ। जी, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्या आश्वासन दे रहे हैं? जी, लोगों का आश्वासन हर एक कैंडिडेट के लिए अभी इस आधार पे न्यूट्रल है, लेकिन उनको उम्मीद है कि जो आदमी अपने विचारों से लोगों के मन में जगह बना लेगा वो उसके साथ में लगेंगी। और मेरे को ऐसा लगा कि लोग चाहते हैं कुछ बदलाव। नरेश जी, आपने शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात की है, और पुंडरी में आपको क्या खामियां नजर आई और जो आप पुंडरी हल्के को दे सकते हैं कि आपका जो, अगर पुंडरी की जनता आपको अपना प्यार देती है और आपको विधायक चुनती है, तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता होगी जो पुंडरी हल्के में कोई सौगात देने की? सर जी, सबसे पहले तो मैं अपडेट करूंगा पूरा सिस्टम को, पूरे चैनलाइज को अपडेट करना होगा, सारी व्यवस्थाओं को अपडेट करना होगा। जी पहली व्यवस्था सफाई की व्यवस्था को ऐसा नहीं है कि आप कितनी मतलब नालियाँ साफ़ करवाई जाओ या झाड़ू लगाई जाओ सड़क पे, ऐसा होगा। अगर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक चीज़ हमारे पास, उस चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज करना नहीं आता। अब जैसे एक उदाहरण के लिए साथ में आपको बात बता रहा हूँ कि एक डंप ट्रक आता है और एक वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रशेज़ वाला ट्रक आता है जो वैक्यूम वाला, जो वो रबिश को साफ़ करता है। सर जी, उसके लिए अगर आपको उस मशीन का प्रॉपर यूज़ नहीं करना आता तो आप शेयर वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हो, उसमें से 4 लोगों का रोजगार भी लेके जा रहे हो और इतना मशीनरी पे लगा दिया, आपको यूटिलाइज ही नहीं करना आ रहा। वो सड़क के किनारे तो रबिश को उठाता है, जो बाद में जो गंदगी साइडों में भरी होती है वो जो नालियों में उसमें जाती है। मतलब ऐसा सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है अपडेट करने के। अगर हमने उन सिस्टम को अपडेट कर दिया, ये जो संरचनात्मक ढांचा इसको लिए तो आपको सिर्फ 6 महीने लगेंगे। सारी की सारी व्यवस्था, पानी की निकासी और ये सारे का सारा, क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान नहीं होता। अब बारिश आएगी, अब देख लेना इसकी स्टेट की, पूरे स्टेट की, सिर्फ हल्के की बात नहीं कर रहा, क्या हालत होगी। यहाँ पे सिर्फ एक दृष्टिकोण की कमी है। सोर्सेज हमारे पास सारे हैं, हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। कोई भी बाहर जाएगा उससे पूछो भी क्या करेगा, या कोई भी जिंदगी में मैं सफल होना चाहता हूँ, सफलता का पैमाना क्या है, अभी पैसे कमाना चाहता हूँ, उसके अलावा सफलता का पैमाना उनको नहीं पता। अभी पैसे कमाना चाहता हूँ, कितने, बहुत सारे के अभी कोई मूल्यांकन नहीं है,
कोई करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, कोई क्या बहुत सारे, जितने हो जाए उतने उतने कम है। जी। लेकिन अब उनके दिमाग के अंदर एक माइंड सेट तो बनाना पड़ेगा ना भी, और उसके सफलता का पैमाना क्या है, वो तो हर एक आदमी के लिए अलग अलग है। लेकिन आज के 90% बच्चों के दिमाग के अंदर सफलता का पैमाना सबसे बड़ा पैसे कमाना है, भौतिकतावाद है। ये जब तक ये चीज़ दिमाग में से साइड में नहीं होगी और जब तक उनका दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा कि पैसे कैसे कमाने हैं और किस लिए कमाने हैं, तब तक विकास की सीमाएं नहीं खुलेंगी। जी, आपने और सतपाल जांबा जी ने एक मुहिम छेड़ी है समाज सेवी की, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेके हो, पौधारोपण हो, और ये पहले यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर क्या पूरे देश में ही देखा जाता है, या तो दारू पिलाकर या पैसा बांटकर वोट खरीदने की व्यवस्था करना पसंद करते थे। लेकिन आपने पुंडरी हलके में बहुत अच्छा कार्य किया है कि समाज सेवा के जरिए आप अपने वोटर बनाना चाहते हैं, तो इसको कहाँ देखते हैं, कहाँ सही है, और जो दारू देकर या पैसा देकर अपनी वोट खरीदना चाहते थे उनके बारे में क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? सर जी, समाज का विकास समाज के विनाश से नहीं होता जी। नशा समाज का विनाश है। जी। और अगर मैं नशा दे के वोट खरीद रहा हूँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ? अब इससे शुरू हो जाता है जी। कि आपके मंतव्य क्या है। जी। इसका मतलब क्या है कि मैं स्वार्थी हूँ, जी। मुझे अपना स्वार्थ साधना है, समाज भाड़ में जाए। जी। तो विनाश के माध्यम से विकास की बातें करने वाले को जनता समझती है। जी। और जब बात वोट की आती है ना, आप जो शराब पिला के या नशा बांट के वो करेंगे ना, तो लोग उनको नकारते हैं। इन चीज़ों से कोई जीतता नहीं होता। आप देखते हो कि अगर समीकरण बनने होते हैं ना, तो वैसे ही बनते हैं, लोग किसी ना किसी सोच से जुड़ते हैं। मैंने कहा कि आज तक की जो राजनीति रही है वो पीड़ित की और जातिवाद बिरादरीवाद की राजनीति रही है। लोगों ने इलेक्शन से पहले सिलेक्शन नहीं करी। जिस दिन लोग इलेक्शन से पहले सिलेक्शन करेंगे, उस दिन यहाँ पे आपको 6 महीने के अंतर्गत ही ना परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। पुंडरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार का नेता अपने लिए चुने? मैं पुंडरी की जनता से, हर बच्चे से, हर युवा से, हर बुजुर्ग से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि वो अगर अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करें, उसके बाद इलेक्शन करें। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन, ये जरूरी है। आपको देखना है कि कौन सा कैंडिडेट आपके पास किस मंतव्य के साथ में आ रहा है, उसकी भावना क्या है, क्योंकि किसी के अंदर तो हम बड़े नहीं हुए। अब वीर हनुमान की तरह हम छाती को उपाड़ के दिखा नहीं सकते कि हमारे मन में क्या है। ये तो हम बातों के जरिए ही लोगों के साथ में अपने मंतव्य समझाएंगे। लेकिन लोगों को ये भी देखना है कि क्या उनकी कथनी है और क्या उनकी आज तक की करनी रही है। उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करें। अगर हमें समाज को आगे लेके जाना है तो ग्लोबलाइजेशन के युग में लेके जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के युग में लेके जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लेके जाना है, और ओपनली दुनिया के सामने चैलेंजिंग मोड में आना है, तो हमें समझना होगा कि हमारे लिए लायक उम्मीदवार कौन है और कैसे है। नरेश जी, पता चला है कि जो गौशाला आपने गांव में बनाई हुई है वो आपकी निजी है और उसमें लगभग 100 गौएं आप रखते हैं। जी। मेरे जब 2018 में मैंने गौशाला का निर्माण शुरू किया था, तो प्रारंभ में मेरे पास मैंने 10-12 गायें मैं खरीद के लेके आया था। मैं सोच रहा था कि गायों की नस्ल संवर्धन पे काम करें। उसके बाद जैसे ही मैं वो गायें लेके आया, तो फिर मैंने उन गायों में और सड़कों पे जो अपनी गायें फिर रही हैं, उन गायों के बीच में मेरे को कोई ज़्यादा इतना अंतर नहीं लगा। वो गायों को जो व्यापार कर रहे हैं, जिनसे हम खरीद रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि इन गायों के ऊपर काम क्यों ना किया जाए जो सड़कों पे फिर रही हैं। तो उसके बाद फिर मैं कोई गायें खरीद के नहीं लेके आया। आज मेरे पास 100 गौवंश हैं और वो सारी की सारी, उसमें से अधिकतर कुछ तो वहीं पे उनका मतलब जैसे जन्म हुआ बछड़ियों का, वो गायें बन गई हैं। कुछ जो सड़कों से मैंने अपनी जो देसी नस्ल की गायें हैं उनका संवर्धन करना शुरू किया। आज 100 के आसपास उनकी संख्या है। जी, आपने गौवंश की जो अपने गांव में रक्षा कर रहे हो, उनका पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन अगर देखा जाए सरकार बहुत ढिंढोरा पीट रही है गौवंश के लिए। लेकिन देखने में मिलता है कि किसी शहर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, किसी भी सड़क पे चले जाओ, गौवंश और गौ सड़कों पर मिलती है। जी, ये एक कटु सत्य है जिस पे सरकारें तो काम करने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, कई संस्थाएं भी काम कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता कि इस देश में कोई मतलब गाय से जुड़ा हुआ आदमी गायों के लिए अच्छा नहीं सोचता, सभी अच्छा सोचते हैं। लेकिन उनके जो प्रयास है ना, वो काफ़ी हद तक सार्थक नहीं है।
उनके अंदर चाहे तो आप लगाओ कि मंतव्य की कमी है, उनकी मनोभावना की कमी है, या किसी तरह की। हम गायों को माता तो बोल देते हैं, माता का जी। दर्जा तो दे दिया, लेकिन उनका सम्मान किस तरह से करना है, किस हद तक उन्हें हमें अपने घर के अंदर जगह देनी है, वो चीज़ हम भूल गए हैं। आज गौवंश की वजह से सड़कों पर दिन प्रतिदिन हादसे होते रहते हैं, और किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो इन पे किस प्रकार प्रतिबंध लगाना चाहिए? सर जी, पता है क्या है, गाय की वजह से नहीं होता। गायें सड़कों पे क्यों आई, जी उसकी वजह भी तो हम है ना। जी हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और समाज के परिप्रेक्ष्य में या तो फिर गाय को माता कहना हम बंद कर दें, जी ठीक है, उसकी दुर्गति ना करें, जी ठीक है, उसको एक उपयोगी पशु के आधार पे छोड़ दें उसको। जी आज भैंस को कोई सड़क पे क्यों नहीं छोड़ता, जी चाहे वो दूध दे रही है चाहे ना दे रही है, भैंस की मूल्य हमने बढ़ा दिया। जी तो गाय का हमने सिर्फ धर्म में, सिर्फ पूजा पाठ के लिए छोड़ दिया, उसका स्थान दे दिया। सिर्फ हम मतलब वचनों पे जा रहे हैं, जी कर्मों में कुछ नहीं है। तो गाय को जब तक हम उसकी उपयोगिता के आधार पर उसका सुनिश्चित स्थान नहीं करेंगे, तब तक गायें सड़कों पे फिरेंगी। गायें सड़कों पे फिरने से गायों का नुकसान तो है, समाज का नुकसान भी होता जा रहा है। ये उसका एक प्रतिक्रिया है जो प्रकृति के माध्यम से हमारे पास आ रही है। गाय को जो स्थान देना चाहिए, पहले तो उसकी उपयोगिता सरकार अगर बताना शुरू कर देना गाय की, जी और गाय को उपयोगी पशु मान के सिर्फ उसकी क्या नाम है पूजा पाठ की तक सीमित ना रख के उसकी एक्चुअल उपयोगिता क्या है, गाय के बारे में जितना मैंने रिसर्च किया है, कभी एक विस्तृत चर्चा करेंगे, मैं आपको गाय की उपयोगिता बताऊंगा। और मैंने जो खुद उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। नरेश जी, जो आज समाज सेवी के नाम से आप जाने जाते हो, यह सिर्फ इलेक्शन में ही है या समाज सेवा ऐसे ही चलती रहेगी? सर जी, आज आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर देखेंगे, आज मैं उनके सामने सिर्फ एक पक्ष रखूंगा, निर्णय वो खुद करेंगे। कि मैं 2007 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड, मेरे पास सिडनी शहर में अपना बढ़िया वेल सेटल्ड रोज़गार है, सब कुछ है। मेरे को वापस आने की ऐसी क्या ज़रूरत थी जो मैं अपना लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ के लोगों के बीच में आ रहा हूँ। जी और रही बात उसकी, गौशाला मेरी है, देखने में कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हल्का इतना सा है, मतलब मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के विदिन 50 किलोमीटर के अंदर हर एक गाँव की सीमा लगती है। कोई भी आके, किसी भी आके मेरे साथ बात कर सकता है, मेरे साथ विचार कर सकता है, आके मेरी कथनी और करनी के अंतर को देख सकता है, और फिर वो निर्णय ले सकता है कि मेरी जो सोच है क्या वो किस आधार पे है, कि मैं कुछ करने की मेरी मनसा है कि नहीं है। ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ। धन्यवाद नरेश जी। ये थे हमारे साथ समाज सेवी नरेश कुमार फरल। इन्होंने पूंडरी विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के अपनी ताल ठोक दी है, और इनका मेन जो बात है जो इन्होंने जनता के सामने रखी है कि अपने लिए सबसे पहले बढ़िया नेता चुने जो आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, आपके हल्के का भविष्य तय करे, और जो नशे से दूर हो। ये जनता ने सोचना है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है। और इनका कहना है कि मैं 16 साल से लगातार ऑस्ट्रेलिया में थे और वहाँ पर परमानेंट थे, ग्रीन कार्ड इनको मिला हुआ है, लेकिन अपने हल्के की समस्या को देखते हुए ये वहाँ से आए और यहाँ पर आके समाज सेवा की, और अपने गांव में ही इन्होंने निजी अपनी गौशाला बनाई हुई है, जिसमें लगभग इनका कहना है कि 100 गौएँ वहाँ पर इनका पालन पोषण करते हैं ये, और बढ़िया तरीके से करते हैं, और इनकी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गौएँ रखेंगे। तो आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।